नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। जौनपुर में सवारियों से भरी रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस से धुआं निकलते देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में यात्रियों ने बस के शीशे तोड़कर खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। ये बस लखनऊ से वाराणसी जा रही थी। हादसा लाइन बाजार इलाके के मुरादगंज बाईपास का है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। तो जौनपुर में यह हादसा हुआ है। सवारियों से भरी रोडवेज बस में आग लग गई, लेकिन सबसे राहत की बात और गनीमत की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी झुलसा नहीं है, किसी को भी चोट नहीं आई है। हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड पर स्थित एक धागा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री के सामने ही एक बारात घर में एक शादी का प्रोग्राम भी चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बारात घर में आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी फैक्ट्री में गिरने के बाद आग लग गई। बाद में दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हो चुका है। हापुड़ से ये तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग की लपटें बाहर भी आ रही हैं। एक धागा फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि उस धागा फैक्ट्री के सामने ही एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर आतिशबाजी हो रही थी और वहीं से एक पटाखे की चिंगारी धागा फैक्ट्री में गिर जाती है और उसके बाद ये भीषण आग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हापुड़ के पिलखवा की ये तस्वीरें हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहां 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद देर शाम तक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामला ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र के रामपुर बांगर गांव का है। तो जौनपुर से खबर है, जहां एक बारात को रोककर, माफ कीजिएगा, ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विवाद हुआ था, सुबह विवाद हुआ था और उसके बाद शाम को ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है एक पक्ष के द्वारा और दूसरे पक्ष के 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 3 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। जौनपुर में दबंगों ने एक बारात को रोककर दूल्हा समेत कई बारातियों को मारपीट कर घायल कर दिया। दबंगों ने बारातियों के डीजे समेत कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए, साथ ही दुल्हन के घर बारात ले जाने से मना किया। मारपीट के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की मौजूदगी में विवाह कराया जा रहा है। पूरा मामला जलालपुर इलाके के नवादा गांव का है। तो जौनपुर से खबर है, जहां बारातियों को ही पीट दिया गया है। एक बारात को रोककर दूल्हा समेत कई बारातियों को मारपीट की गई, उनके साथ उनको घायल किया गया। दबंगों ने बारातियों के डीजे समेत कई वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। तो शादी का माहौल था, लेकिन बाराती वहां पर पिट गए। अब हम आपको गोरखपुर के एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां क्लास के सामने शव रखकर जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। वहीं हिंदू समाज के लोग इसी स्कूल में शव लाकर यहीं कर्मकांड करते हैं और डेड बॉडी को देखकर बच्चे भयभीत रहते हैं। गोरखपुर के इस बड़गो प्राथमिक विद्यालय में आने वाले बच्चे अक्सर डरे और सहमे नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस गांव में जब कभी किसी मुस्लिम परिवार में किसी की मौत होती है, तो गांव के सैकड़ों लोग शव को लेकर जबरन इस स्कूल में घुस आते हैं और बच्चों के सामने ही शव को रखकर नमाज पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी हिंदू की मौत होती है तो उसका भी शव यहाँ लाकर यहीं कर्मकांड किए जाते हैं। आजकल सब लोग डेड बॉडी लाते हैं वहाँ पर धर के। सजी हम लोग डर लग रहा था, हम लोग बंद करके इसमें थे। वो मुस्लिम लोग आए यहाँ पे डेड बॉडी रखे और नमाज पढ़ रहे थे लोग। फिर नमाज पढ़ के
फिर लोग चले गए। सबको डर लगता है इसलिए वो लोग अपना गेट बंद कर लेते हैं। डेड बॉडी को देखकर छोटे छोटे बच्चे दहशत से भर आते हैं। जब तक शव को रखकर लोग नमाज पढ़ते हैं, तब तक बच्चों को उनके कमरे में ही बंद कर दिया जाता है और नमाज के बाद जब लोग चले जाते हैं तभी सभी बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाला जाता है। हालांकि प्रधान अध्यापक ने इस परंपरा को बदलने की नाकाम कोशिश भी की। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ 1 से 5 तक का स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो काफ़ी डेड बॉडी को देख के बहुत डर जाते हैं। तो हम लोग किसी तरह से दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके बच्चों को कमरों में कैद करते हैं। सारे कमरों में शिक्षक होते हैं जिससे वो इन चीज़ों को देख ना सकें। वहीं इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विद्यालय परिसर का किसी भी तरह का प्रयोग गलत है। वह जल्द ही इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे और इस परंपरा को बंद कराएंगे। इसको बिल्कुल समीक्षा करके और इस पे रोक लगाएंगे। कई सालों से चीजें चूंकि संज्ञान में आप ला रहे हैं और हेडमास्टर ने कहा तो हम इस पे इस तरह की व्यवस्था है तो प्रशासन स्तर से, क्योंकि हम अपने विद्यालय को शादी ब्याह में भी नहीं दे सकते। स्कूल में शव का लाना किसी भी तरह से जायज नहीं है, लेकिन ये परंपरा बददस्तूर जारी है, जिसका असर ये हो रहा है कि घर पर माँ बाप परेशान हैं, नौनिहाल भयभीत हैं, स्कूल प्रबंधन लाचार है और प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह की रिपोर्ट। वहीं कल जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर नमाजियों की प्रतापगढ़ पुलिस से रार हो गई। यहां AIMIM के दर्जनों नेता और अधिवक्ता पुलिस लाइन परिसर में नमाज पढ़ने से रोके जाने पर खफा हो गए और विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस को इनकी धक्का मुक्की और तीखी झड़प हुई। इसके बाद ये लोग बैरियर तोड़कर पुलिस लाइन परिसर में जबरन घुस गए और मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के फरमान को गलत बताते हुए वो लोग लंबे समय से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं ऐसा कहा। उधर पुलिस का कहना है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इजाजत लेकर ही परिसर में आ सकता है और यहाँ जो मंदिर मस्जिद हैं वो पुलिस लाइन में रहने वाले लोगों के लिए ही है, ना कि बाहरी व्यक्तियों के लिए। हमेशा जुमा की नमाज होती है। कचहरी मस्जिद के तमाम वकील समाज के बाहर के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। आज पहले दिन ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ गेट पहुंचे तो बैरियर लगाकर पुलिस वाले रोक रहे हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ये तमाम लोग आए थे और पुलिस वाले बहुत धक्का धुक्की किए। हम लोग किसी तरह जा करके वहाँ नमाज अदा किए, नमाज अदा करके वापस आ रहे हैं। पुलिस वाले रास्ते पर पूरी बदतमीजी करते रहे और ये कह रहे हैं कि आपको जुमे की नमाज मस्जिद नहीं पढ़ने दी जाएगी। लोग जब यहाँ पहुंचे तो फोर्स यहाँ हम लोगों को रोकना शुरू कर दिया कि हम आपको वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हम लोगों ने कहा कि यदि कोई लिखित आदेश है इसका क्यों नहीं पढ़ने देंगे। जब से मस्जिद बनी है तब से हम लोग वहाँ नमाज बराबर पढ़ते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई आदेश नहीं है, SP साहब ने रोका है। ये नमाज का वक्त हो गया। हम लोगों ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे क्योंकि हमारा धार्मिक अधिकार है। हम लोग जो है जब नमाज पढ़ने जाने लगे तो कुछ पुलिस वाले जा करके रास्ते में धक्का मुक्की भी किया। स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे यहाँ के पुलिस लाइन परिसर में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है और कोई अनुमति लेकर अंदर आता है तो वेलकम है। उसको हम सुरक्षा मानकों के हिसाब से चेकिंग करके अंदर हम आने दे सकते हैं। कि जो भी मंदिर है यहाँ का या मस्जिद है तो ये यहाँ पुलिस लाइन के रहने वाले कर्मचारी अधिकारी या उनके परिवार के लिए है, निर्मित है। इसमें रेगुलर जो है पूजा और इबादत करते रहते हैं। बाहरी व्यक्ति कोई भी आएगा तो अनुमति लेकर के ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। SP नेता अनिल यादव की पहली पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि अनिल यादव ने उनसे तलाक ले लिया है और तलाक लेने के बाद भी कई महीने तक उन्हें अपने पास बंधक बनाकर रखा। इस बीच खबर यह भी है कि अनिल यादव अब पंखुड़ी पाठक से शादी करने वाले हैं। उनकी शादी भी तय हो चुकी है। जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे बच्चे के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे डिवोर्स लिया, उसके बाद भी उसने मुझे 1.5 साल घर में रख के खुद से और अपने भाई से क्यों प्रताड़ित किया। 2016 से जब से वो पंखुड़ी पाठक जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उस पहले वो समाजवादी की थी, उसके संपर्क में आए हैं, तब से उन्होंने मेरे साथ ये चीजें करनी शुरू करी है। किस तरह का आरोप? वो सेटलमेंट एक सब दिखावा था। मेरे बच्चे को घर पे बंदूक की नोक पे रख के अगर कोई करेगा तो एक माँ क्या करेगी। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद अनिल यादव भी मीडिया के सामने आए और अपनी पूर्व पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैं उसे 50 लाख रुपए पहले ही दे चुका हूं, अब वो मेरी जायदाद के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। अनिल यादव ने कहा कि ये सब आरोप मेरी शादी के 2 दिन पहले ही क्यों लगाए जा रहे हैं।
वीडियो लाती उन्हें क्यों लाई? भाई साहब भी सही, मेरे बच्चे की माँ है, इसके कैरेक्टर पे ना जाऊं, ठीक है। अब वो किसी दूसरी महिला के बारे में कि वीडियो है और वो ऐसे कर रहे हैं, कितनी घटिया बात है ये। उन्होंने कहा उसके बारे में ऐसी इसी तरह के एलिगेशंस की वजह से तो होता है कि जो महिला वाकई में पीड़ित है उन तक को भी ऐसी नजर से देखा जाता है कि गलत आरोप लगा रही है। बस्ती के उमरिया में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने का आरोपी आर्मी में है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जब आरोपी अशोक और साथी उसका बंदूक और लाठी डंडा लेकर पहुंचकर खेत जोतने पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने रोकने की कोशिश की, जिस पर सेना के जवान अशोक ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया और गोली लगने की वजह से राजमोहन की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी और उसके साथी फरार है। जो कि आर्मी में है, अशोक दुबे, उसके द्वारा वो ज़मीन में कुछ करने गया था और कुछ लोगों ने उसको वहाँ पे रोका। तो इसी में एक लड़का है राजमोहन, जिसकी उम्र करीब 22 साल है, उसको इसने अपनी लाइसेंसी असले से गोली मार दी। उसकी जांघ में गोली लगी और कुछ उसके पेट में भी इसमें छर्रे लगे हैं। इसी से उसकी अस्पताल लाते समय यहाँ पे सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। हरदोई पुलिस ने संडीला इलाके में बुजुर्ग किसान की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बेटी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर बुजुर्ग पिता की हत्या की थी। बेटी ने आरोप लगाया था कि पैसे हड़पने के लिए 3 लोगों ने उसकी हत्या की थी, लेकिन शक होने पर पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि अवैध संबंधों को छिपाने और पिता की संपत्ति हासिल करने के लिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एक तमंचा भी बरामद किया है। जो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, बाद में सर्विलांस टीम की मदद से और इंस्पेक्टर संडीला की टीम की मदद से इस घटना का अनावरण हुआ है आज। और ये पता चला है कि फूलमती जो उसकी लड़की वादिनी है, उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके और उसके एक सहयोगी के साथ मिल करके अपने पिता की हत्या इस आशय से कराई कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। खबर कानपुर से है। यहां मामूली विवाद में दबंगों ने एक छात्र को पीट दिया। बाइक भिड़ने के विवाद में उन्होंने युवक को जमकर पीटा। वहां मौजूद लोग छात्र को पिटता हुआ देखते रहे और किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना बर्रा थाना क्षेत्र के जरूली की है। तो कानपुर में मामूली विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है। आप देखिए किस तरह से दबंग छात्र को पीट रहे हैं और लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तमाशबीन बने हुए हैं सब लोग। ये देखिए किस तरह से एक छात्र को 3-4 लोग मिलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। अभी तक आपने बहुत से पुलिस कर्मियों को देखा होगा, लेकिन आज हम मेरठ की डंडामार पुलिस से मिलवाते हैं, जो डंडे मार मार कर हेलमेट की क्वालिटी चेक कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिपाही ने एक पुलिसकर्मी के सिर पर जमकर डंडों से वार करके हेलमेट की क्वालिटी चेक की। जिस पुलिसकर्मी के सिर पर हेलमेट लगा था वो कहते हुए नजर आए कि बस करिए, हो गया, लेकिन ये कवायद कई डंडे हेलमेट पर मारकर ही रुकी। ये सही है। नहीं ये सही है। कई बार देखने में आया कि लैंड ऑर्डर के मौकों पर कहीं एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी पहुंचने पर पथराव ऐसी स्थिति होती थी जिससे निपटने में समस्या होती थी। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से या जनपद मेरठ में ये हेलमेट दिए गए हैं, जो कि हर तरफ से डंडे से, पत्थर से किसी प्रकार की चोट नहीं लगेंगे, हर तरफ से ये सुरक्षित है। आजमगढ़ पुलिस खुद को पुलिस मुख्यालय का एएसपी बताकर ठगी करने वाले फर्जी एएसपी को बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार कर लिया है। उसने महोबा और हाथरस समेत कई जिलों की पुलिस को पहले ठगी का शिकार बनाया, फिर आजमगढ़ पुलिस को ठगने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस चेती और वो फ्रॉड का शिकार होने से बच गई। प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर से उन्होंने ठगी की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इंस्पेक्टर को जब अकाउंट में पैसे जमा करने को कहा तो उसे शक हुआ और जांच में ठगी की सच्चाई सामने आ गई। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापेमारी की। पुलिस ने यहां से एक महिला और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यहां सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गेस्ट हाउस का संचालक भी शामिल है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अब लखनऊ नगर निगम ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। अगले साल लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के लिए अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पहली खबर ये आई थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नगर निगम को पत्र लिखकर गोमती रिवर फ्रंट के आसपास पेड़ काटने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन किया जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 5 से 8 फरवरी के बीच डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ स्थित गोमती नदी के उसी किनारे पर खड़ा हूं, जहां बने निषादगंज पुल से लगाकर हनुमान सेतु के किनारे जो पेड़ लगाए गए हैं उनको काटने के लिए HAL ने नगर निगम को पत्र लिखा है। लखनऊ नगर निगम ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि डिफेंस एक्सपो के लिए पेड़ कटेंगे। नगर आयुक्त ने HAL के पत्र पर सफाई भी दी है और पेड़ नहीं काटे जाने का आश्वासन भी। कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे, कोई दरख्त नहीं काटे जाएंगे। केवल 1 साल से के समय में जो हॉर्टिकल्चर का कार्य LDA ने किया था उसे LDA शिफ्ट करेगा और नगर निगम उस पर पूरा सहयोग करेगा और आयोजन के बाद पूरा वहीं स्थापित कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि डिफेंस एक्सपो से राजधानी की ग्रीनरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ बागवानी के कुछ पौधों को शिफ्ट किया जाएगा, जिसे बाद में उसी जगह फिर से लगा दिया जाएगा। फरवरी 2020 में राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है, जिसमें सेना के आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही टैंकों का भी प्रदर्शन होगा। राजीव सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। बलिया में धान किसान परेशान हैं। उनका आरोप है कि फसल तैयार है लेकिन खरीद केंद्रों पर लापरवाही बरती जा रही है। उधर कन्नौज में इतनी खरीद हो गई है कि सब पूरा बारिश की भेंट चढ़ गया है। किसान ने कमर तोड़ मेहनत की तो धरती ने धान के रूप में सोना उगल दिया। किसान भी खुश, परिवार भी खुश, लेकिन इस खुशी का आखिर करें तो क्या करें और इस धान का क्या करें जिसे उगाने में किसान ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। तस्वीरें पूर्वांचल के बलिया की हैं, जहां किसानों का आरोप है कि धान खरीद केंद्रों पर हीला हवाली बढ़ती जा रही है। इनकी वजह मतलब बारिश की वजह से थोड़ा लेट कटा है धान सबका, कुछ नमी है, इससे लोग बोला है सुखा कर और साफ सफाई अपना लेके आए, इसलिए थोड़ा लेट देर से 18 नवंबर से मेरा धान करे शुरू हो गया है। बलिया के इस केंद्र पर धान की खरीद देर से शुरू हुई और जब किसान धान लेकर केंद्र पर पहुंचे तो उसमें नुस्ख बताकर कईयों को लौटा दिया गया कि धान साफ नहीं है, सूखा नहीं है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कन्नौज के नवीन मंडी की तस्वीर है। यहाँ किसानों से धान तो खरीदा गया लेकिन उन्हें व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रखा नहीं गया, लिहाजा बारिश हुई और सब पानी पानी हो गया। यदि ऐसी कोई बात है और उस पर धान भीगा हुआ है सरकारी खरीद का, तो जो इसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनसे इसका भी मैं स्पष्टीकरण भी ले रहा हूं। अधिकारियों का रट्टामार जवाब यही होता है कि संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक ऐसे कितने मामलों में कार्रवाई हुई है ये कोई नहीं जानता। बहरहाल किसानों की मेहनत और जनता के पैसे से खरीदे गए धान जलमग्न हो गए हैं। अभी तो सिर्फ कन्नौज से तस्वीरें आई हैं, लेकिन बाकी जिलों के अधिकारी अगर इससे सबक नहीं लिए तो न जाने कितने टन अनाज यूं ही बर्बाद हो जाएगा। बलिया से अमर सिंह और कन्नौज से लोकेश दुबे, न्यूज़ 18। कानपुर के गोविंदनगर इलाके में एक ऑटो बेकाबू होकर गहरे नाले में जा गिरा। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा के फौरन बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और कुछ लोगों ने नाले के भीतर उतरकर ऑटो में फंसे घायलों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ऑटो को JCB क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।